नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप आदरणीय और सम्मानीय अवनीश जी को देख रहे हैं। हमारे रेगुलर दर्शक इनके बारे में जानते हैं, पर जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, अवनीश जी कल्चरल एक्टिविस्ट हैं और प्रारब्ध के एडिटर हैं। साथ ही मेरा रुख के मंच पर नियमित गेस्ट हैं। साथ ही इनके विचारों और विश्लेषणों को दर्शक काफी आतुरता से सुनते हैं और समझते हैं। अवनीश जी, आपने आज आपकी व्यस्त दिनचर्या में से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। चुनावी मौसम और माहौल दोनों अपने चरम पर है। बयानों के तीर अपने मुंह से होते हुए माइक रूपी धनुष से एक दूसरे पर दागे जा रहे हैं। वार और पलटवार दोनों भरपूर हो रहे हैं और इसी कड़ी में हम अवनीश जी से एक प्रमुख मुद्दे पर बात करेंगे। ये मोदी जी द्वारा मनमोहन सिंह जी के एक दशक पुराने बयान का उल्लेख करना, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है। इस एक दशक से भी ज्यादा पुराने बयान के आज के इलेक्शन में क्या मायने हैं? क्योंकि मोदी जी कोई भी बात बोलते हैं तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा एनालिसिस होता है और बहुत सोच समझ के बोलते हैं। इसके पीछे क्या उनकी सोच हो सकती है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। I believe our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। अच्छा टॉपिक उठाया है आपने और इस पर बात की जानी चाहिए। इस पर इसलिए बात की जानी चाहिए कि आपने बड़ा बेहतर तरीके से कहा कि मोदी जी आई में कुछ नहीं बोलते, बिना मतलब फिजूल में कुछ नहीं बोलते। मोदी जी एक बार बोल के इस मुद्दे पर चुप भी नहीं रहे। वो अलीगढ़ आए, अलीगढ़ में फिर उन्होंने बोला, वो राजस्थान गए फिर बोला। और मैं आपसे कह रहा हूं, अभी 6 चरण बाकी हैं चुनाव के, वो लगातार बोलेंगे, इसी मुद्दे पर बोलेंगे। हर एक रैली में आप देखिएगा इस विषय को वो जरूर छुएंगे, जरूर एड्रेस करेंगे। राहुल जी ये बताइए, मोदी जी को ये कहने पर मजबूर किसने किया? किसने शुरुआत की? शुरुआत तो एक आपने दशक पहले मनमोहन सिंह के सिंह इस जी ने करी। बयान, मनमोहन सिंह के जिस कहने को मोदी जी ने रेफर किया वो 2006 का है। मैं उस पर जरा बाद में आऊंगा। लेकिन इस साल 2024 में
नरेंद्र मोदी जी को ये कहने पर किसने मजबूर किया? शुरुआत किसने की? शुरुआत राहुल गांधी ने की। दिन में नमाज की तरह 5 दफा 2014 से पहले, ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ 2024 में, भाजपा आ जाएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मुसलमानों को काट के प्रशांत महासागर में फेंक दिया जाएगा। कौन जपता रहा है 5 वक्त की नमाज की तरह? कांग्रेस पार्टी, विपक्ष। मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, भाजपा की सरकार आ जाएगी, तो मुसलमान काट के फेंक दिए जाएंगे। किस कांग्रेस नेता ने, इंक्लूडिंग राहुल, इंक्लूडिंग सोनिया, बाकी तमाम छोटे से बड़ा, उनके गांव स्तर, पंचायत स्तर का नेता ने ये कब नहीं कहा? चलिए 2024 में आते हैं। अगर कोई ये सवाल उठाए कि ठीक है साहब 2014 से तो ये नहीं कहते थे, मोदी जी के समर्थक भी उन पर आरोप लगा रहे हैं कि साहब आप सबका साथ सबका विकास की बात करने लगे। जो उनके हार्डकोर सपोर्टर हैं उनमें से कुछ ऐसी संख्या है जो इस बात को लेके मोदी जी से अप्रसन्न और नाराज रहती है कि आप अब्दुल को दौड़ा के मारते क्यों नहीं? आप तो प्रधान सेवक बन गए, तो आप जो है सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। आप उज्ज्वला उनको भी देते हैं, आप शौचालय उनको भी दे रहे हैं, आप घर उनको भी दे रहे हैं, आप पीने का पानी उनको भी दे रहे हैं। लेकिन मोदी अगर सत्ता में आ जाएंगे, 2024 का चुनाव जीत जाएंगे, तो संविधान खत्म हो जाएगा। वाह साहब, ये अजान की तरह कौन बार बार दोहरा रहा है? रही सही कसर कांग्रेस के मुस्लिम लीगी घोषणा पत्र ने कर दिया 2024 में। आप जरा ये बताइए कि आपके दर्शक या आपको भी अगर याद हो, तो जमींदारी उन्मूलन इस देश में कानून बना था। जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, उस वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की मायने क्या हैं? क्या कहना चाहती है अपने घोषणा पत्र, अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस? क्या बताएं ना। अब तो कांग्रेस को सफाई देनी चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं, क्या करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे क्या मतलब है इसका? सही बात है। और अगर हम मोदी जी के उस शब्द सीधे सीधे मुसलमानों पर ही आ जाएं, तो राहुल जरा आप ये बताइए कि आखिर 1947 में मजहब के आधार पर आपने देश ले लिया कि नहीं ले लिया? बराबर, ले लिया ना। सही बात है। देश लिया यानी जमीन ले लिया। जमीन ही नहीं लिया, उस जमीन के सारे संसाधन ले लिए। और एक जगह नहीं लिया, 2 दिशाओं में लिया, जो आज एक बांग्लादेश। उसके बाद इस देश को हम भारतीयों ने सजाया है, संवारा है, इसकी वेल्थ क्रिएट की है। हम आप जैसे एक-एक लोग वेल्थ क्रिएटर हैं इस देश के। अब किसको बांटने की बात कर रही है कांग्रेस भाई? कौन सा इकोनॉमिक सर्वे कराई? देखिए, राहुल गांधी की मंडली में 2 कौड़ी के कम्युनिस्ट उनके एडवाइजर बने हुए हैं। कम्युनिज्म की विचारधारा बेहद ही नकारात्मक विचारधारा है और वो राहुल गांधी को रॉबिन हुड बना रही है, सुल्ताना डाकू बनाने का प्रयास कर रही है कि अमीरों का माल लूट के गरीबों में बांट दूंगा। वाह साहब, ये खटाखट 1 लाख रुपए कहां से चुरा के बांटेंगे आप? याद कीजिए, पिछले 2019 के चुनाव में भी तो 70,000 75 कितना था वो अमाउंट, वो भी दे रहे थे। 72,000 दे रहे थे। जनता ने उस पर 72 बार भी कुछ बोला? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि हर पोलिंग बूथ पे 72 वोट भी उस 72,000 के वादे के साथ सामने आए होंगे। नहीं मिले ना। सवाल पूछा गया कि 72,000 आप लाएंगे कहां से? जवाब नहीं था। सही बात। अब जब आप 72,000 से 28,000 और आगे बढ़ के 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, तो ये जानते हैं कि सवाल आपसे फिर पूछा जाएगा और पूछा गया है। कांग्रेसी टूलकिट और उनके इकोसिस्टम के पत्रकारों ने सवाल पूछा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो बनाने वालों से कि आप 1 लाख रुपया और मल्टीप्लाइड बाय इतना, भैया इतने लाख करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? जवाब उनके पास नहीं था। क्या राहुल गांधी इसी सवाल का जवाब अपने मैनिफेस्टो में लिखवाए हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे और जो वेल्थ क्रिएटर इस देश के हैं उनका पैसा लूट के और इन
परजीवियों को देंगे, बराबर। और जिसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, जो लगातार मुहर्रम मना रहे हैं, जो अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ रहे हैं, पैरों के पाजेब उखाड़ के फेंक रहे हैं कि हाय रे मुसलमानों का नाम ले लिया। अरे ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो सही चीज सही जगह कहने से चूकते नहीं, दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं। ये नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं और सच वो बोलने से चूकते नहीं। सवाल ये है कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो प्रधानमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं और प्रधानमंत्री बड़े नियोजित तरीके से काम करते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने के ठीक कुछ घंटे के बाद उन्होंने उसको मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो करार दिया। निश्चित प्रधानमंत्री उसको पहले पढ़े होंगे। 72 या 72 पेज का है या उससे भी कुछ कम पेज का है। अच्छा, ये 70 के आसपास पेज का तो इनका है, भाजपा का है। राइट। 40 से 45 पेज का है जी, हाँ, कांग्रेस का हाँ। मैनिफेस्टो। उन्होंने बाकायदे बांचा होगा और बांचने के बाद अगली पहली बोलने वाली जगह उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये पूरा मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। अब नरेंद्र मोदी उसको परिभाषित कर और रेशा रेशा उसका परिभाषित करेंगे। जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा कि किस इकोनॉमिक सर्वे की बात कांग्रेस कर रही है, किस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रही है, कैसे करेगी उसको। क्या जजिया कर का जमाना ले आएगी? जजिया कर वसूलेगी? देखिए, एक तो सरकार में आ नहीं रही है, और सरकार तो छोड़िए, पुरानी वाली अपने संख्या रिटेन नहीं कर रही है कांग्रेस। जमीन पर कहीं लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रही है। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहता हूं, 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है। अगर एक देश होता तो 5वें नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा देश होता। ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। कहां लड़ रहे हैं राहुल गांधी और उनकी पार्टी? विपक्ष कहीं लड़ ही नहीं रहा है चुनाव। और मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा कि ये वोट परसेंटेज से जो गुलाल पोत के नाच रहे हैं उसका असली मतलब क्या है, मैं उसको भी बताऊंगा राहुल। तो बराबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बोलेंगे। अब मैं आता हूं 2006 में कि फर्क क्या है। बराबर। आपके दर्शकों को बताऊं कि 2006 में मनमोहन सिंह ने नेशनल डेवलपमेंट कमीशन की बैठक में ये बात कही थी कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। आपने शुरुआत में कहा अल्पसंख्यकों का है। वह भाषण अगर हो तो मैं वीडियो क्लिप आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको चला दीजिएगा। मनमोहन सिंह ने ये कहा कि कोट अनकोट, मैं उसको तर्जुमा कर रहा हूं, ये कोट अनकोट नहीं है, हो सकता है एक शब्द का हेर फेर हो। उन्होंने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिमों का है। अल्पसंख्यक नहीं कहा था, सिर्फ इतने पर नहीं रुके थे। और ये कहां कहा था, इसकी टेक्निकलिटी समझिए। उन्होंने कहा था नेशनल डेवलपमेंट कमीशन की मीटिंग में, जहां इस देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, जहां पर उस समय पंचवर्षीय योजनाओं पर बाकायदे फंड एलोकेट होता है, यानी कि वो काम मीटिंग है, ऑफिशियल मीटिंग है। बराबर। और आपके दर्शकों को यह भी बता दूं कि उस समय 3 मुख्यमंत्रियों ने इस बात का उसी मीटिंग में कड़ा विरोध दर्ज कराया था। वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरे मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, और तीसरे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। तो नरेंद्र मोदी का स्टैंड 2006 में भी वही था जो 2024 में है। उन्होंने सिर्फ याद दिलाया कि ये जो आज 2024 में मैनिफेस्टो में कांग्रेस लिख के दे रही है, 2006 में मनमोहन सिंह ने ये मंशा जाहिर की थी और ये कहा था, यानी इनकी नीयत है। क्योंकि दुनिया जानती है, हिंदुस्तान का एक एक आदमी जानता है कि मनमोहन सिंह केवल एक रॉबोट थे सोनिया गांधी के और गांधी फैमिली की। इसलिए अगर मनमोहन सिंह की जबान से कोई बात निकली तो वह बात सीधे सीधे 10 जनपद की बात थी, उनके मन की बात थी। यानी कि ये गांधी परिवार यही चाहता है,
राहुल गांधी आज कम्युनिस्टों के साथ जब वो कॉम्बिनेशन हुआ तो वो लिख के उन्होंने दे दिया। दूसरा अब आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक गजब खासियत है, वो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं बराबर। और उसको सिर्फ मुंह से कहते नहीं, नारों में लिखते नहीं, करके दिखाते हैं करके भी बताते हैं। और बहुत आसानी से वो किस तरीके से प्रधानमंत्री और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता बन जाते हैं, ये भी कमाल की बात है। मनमोहन सिंह के इस गंदे इरादे, जिसकी जगह मैंने आपको बताई नेशनल डेवलपमेंट कमीशन की बैठक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं और सारे चीफ मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, उससे देश के अगले 5 साल का मुस्तकबिल होता है, तैयार होता बराबर है, नीयत बराबर। साफ होती है, वो विजन डॉक्यूमेंट नहीं है। अब नरेंद्र मोदी ने ये बात कहां कही? चुनावी जनसभा में कही। और चुनावी जनसभा में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और क्या गजब का फर्क करते हैं वो। प्रधानमंत्री और जैसे ही प्लास्टिक का एक कमल का फूल यहां पर लगाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हो जाते हैं। तो मनमोहन सिंह का एनडीसी की बैठक में कहना जहरीला ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक है, और प्रधानमंत्री का एक जनसभा में कहना, वह भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के हवाले से, ये एक विपक्षी पार्टी की नीयत पर उठाया गया सवाल है जो वाजिब है। राइट। अब इसमें मैं इसमें एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ। इसमें ये एक कोट ऐसा हो रहा है या फिर ये इसका मायने ऐसे निकाले जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद ये बोल रहे हैं, बल्कि वो नहीं बोल रहे हैं, वो मनमोहन सिंह जी की बात को रिफर करते हुए बता रहे हैं। तो जो एक थोड़ा माहौल बना हुआ है वो ऐसा है कि उन्होंने ऐसा बोला, पर उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने मनमोहन सिंह जी की बात को दोहराया। सिर्फ इतना नहीं है, मनमोहन सिंह जी की बात का हवाला दिया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल पूछा। बराबर। मनमोहन सिंह ने जो कहा वो गवर्नमेंट की उस समय की वेबसाइट पर दर्ज है, उसका वीडियो पब्लिक डोमेन में मौजूद है, यानी कि उन्होंने कहा और वो वेबसाइट में लिखा हुआ है। उस झूठ को, उसे झूठा आप नहीं साबित कर सकते। लेकिन उसका मिलान उन्होंने कहां किया? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो 2024 में लिखा गया है। ये कोई हवाई बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया है, प्रधानमंत्री ने कमेंट नहीं किया है। हाँ, उन्होंने सवाल कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। वो देश को बता रहे हैं कि कांग्रेस की नीयत में ऐसा है। 24 के मैनिफेस्टो में जो ये लाइन लिखी हुई है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इकोनॉमिक सर्वे, ये करके इनकी नीयत ये ऐसी है क्योंकि 2006 में इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा। सवाल ये उठता है, इसलिए विपक्ष और उसके इकोसिस्टम को कोई भी मुहर्रम मनाने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो इसका सही तर्क निकालिए, सही जवाब निकालिए, सफाई दीजिए इस देश को। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को, अगर मैं कहता हूं, मेरा तो पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो पढ़ा ही नहीं होगा। सही बात। नहीं पढ़ा उस आदमी ने मैनिफेस्टो, अब पढ़ रहा होगा। अब पढ़ लेना चाहिए अगर नहीं पढ़े होंगे राहुल गांधी तो। और पूछें उस गिरोह से जिसने मैनिफेस्टो में ये डलाया है कि क्या करना चाहते हैं। सफाई देना कांग्रेस, बस कांग्रेस सफाई देने के मूड में आ चुकी है। तो साहब देखिए, नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं कि जो खुद कहते हैं 4 साल काम करूंगा, 1 साल पॉलिटिक्स करूंगा, और जब वो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो वो मुसलमानों को घर न मिले ये नहीं देखते। उनको उज्ज्वला योजना का लाभ न मिले ये नहीं देखते। वो जितनी भी विकास की योजनाएं हैं उसमें धर्म नहीं देखते, मजहब नहीं देखते। और जब नहीं देखते तो 4.5 साल वो आदमी काम करने के बाद अगर तुम कोई बकवास करोगे और तुम्हारी खराब नीयत को पहचाना जाएगा तो उसको देश के सामने रखने वाले बेस्ट स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी की रैली में ये बात कही है। प्रधानमंत्री ऑफिस में बैठ के किसी मीटिंग में ये बात नहीं की है। यानी काम में कोई दुराव नहीं, योजनाओं में तुमसे कोई दुराव नहीं, लेकिन अगर नीयत खराब है
कि कोई आएगा और ऐसा कर जाएगा तो फिर तुमको रॉबिन हुड नहीं बनने देंगे, सुल्ताना डाकू का जमाना गया। तुम और तुम्हारे खानदान ने बूथ कैसे लूटे हैं और कैसे सरकारें बनाई हैं, आज तुमको बहुत बैलेट याद आ रहा है। इस देश को नमन करना चाहिए टीएन शेषन साहब को। सही बात है, बराबर। आज भी आपके इतना ईवीएम होने के बाद भी आपके वेस्ट बंगाल में क्या होता है, हाँ, क्या सही हाल है बात। वेस्ट बंगाल का। भद्रलोक कहे जाने वाले, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी समझे वाले जाने वाले वेस्ट बंगाल में आज भी चुनावी हिंसा, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो कारपोरेट का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन और बंगाल मुझे में भी स्थिति बदल रही है, बंगाल में भी विद्रोह हो रहा है। इसलिए राहुल, प्रधानमंत्री ने जो कहा है, अगर कहीं भी उनको लगा होता कि उनसे कुछ ऐसा गलत निकला है तो वो अलीगढ़ में दोहराते नहीं, दोहराते नहीं। राजस्थान में फिर दोहराते नहीं। और मैं कह रहा हूं, मैं भाषण नहीं लिखता हूं ना प्रधानमंत्री का, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री अब इसको बाकी 6 चरणों में इतना, और उन्होंने कुछ और नहीं कहा, उन्होंने कांग्रेस की जन्मायु ही कालिक उठाया है और कांग्रेस के चेहरे पे पोत दिया। बराबर, बिल्कुल सही बात है। अभी आपने पश्चिम बंगाल की बात करी और मैं आज ही पश्चिम बंगाल के हवाले से। हाँ राहुल, अच्छा याद दिलाया आपने वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में कल क्या हुआ है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या किया है शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में। जी, बराबर, 26,000 बच्चों की नौकरियां खा गई ममता बनर्जी। सही बात है। और कितना कड़ा डिसीजन, वो जो फैसला है हाईकोर्ट का आया है। हाईकोर्ट ने ये कहा है, न सिर्फ ये कहा कि इन 26,000 नियुक्तियों को रद्द किया जाता है, बल्कि ये कहा है कि पूरी तनख्वाह जितने समय तक हाँ, लिया है उसको 12% ब्याज के साथ वापस किया जाना है। बराबर। ये भर्तियां कब की हैं, 2016 की। अगर आप एक अंदाजा ले लीजिए कि मान लीजिए सबने ज्वाइन किया हो 2018 तक, तो 2018 और 2024 कितने साल होते हैं, 6 साल। 6 साल हो गए। 6 सालों की तनख्वाह, उस पर 12% इंटरेस्ट, ब्याज। कितनी। और आप ये सोचिए कि ठीक है, मैं मानता हूं कि वहां पर बहुत वो नौकरियां बेची गई, वो नौकरियां पैसों के बदले दी गई, लेकिन 100% तो नहीं, 18-20% उसमें जेन्युइन बच्चे भी तो होंगे जो अपनी मेहनत से हाँ, नौकरी बिल्कुल पाए सही हैं। बात है। बिल्कुल सही बात 26,000 है। ओएमआर शीट्स की जांच करना जो हाईकोर्ट ने कहा है, वो इतना आसान है क्या? उसमें बहुत समय लगेगा। और मैं तो बराबर। कहता हूं कि अगर एक भी बच्चे ने सुसाइड किया या ऐसा कुछ गलत कदम उठाया, मैं उनसे सबसे अपील करूंगा कि ऐसा कुछ ना करें और आगे कोर्ट में लड़ाई लड़ें, क्योंकि ममता बनर्जी तो लड़ने वाली नहीं उनके हक के लिए। जी, लेकिन उनमें से अगर एक भी जान जाती है तो उसकी हत्यारिन ममता बनर्जी उनकी सरकार है और राइट, उनका भतीजा बराबर, अभिषेक है। अब बिल्कुल एक सही। चीज की और तरफ मैं आता हूँ। जी, जी, हाँ हाँ, ज़रूर। नहीं, मैं बोलिए यही बोलिए। कह रहा था कि इन 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 सब बातों पे विपक्ष के मुँह में दही जम जाता है और इन सब अरे चीज़ों में कभी भी वो संविधान खतरे में नहीं आता। देखिए, दही दही जैसी चीज को इतनी अपवित्र मुंह में मत डालिए। ठीक है ना, दही बड़ी अच्छी चीज होती है। इनके इन गंदे मुंह में दही मत जमवाइए, कुछ और जमवाना हो तो जमवा दीजिएगा। दही बड़ी अच्छी चीज होती है, गर्मी का मौसम है, उसको शुद्ध जगह पे, अच्छी जगह पे रखिए, बल्कि अपने मुंह में डालिए। इस समय अगर दही को जमा के सरकाना हो तो अपने मुंह में डालिए। मैं एक चीज की तरफ आ रहा हूँ। जी। पहले फेज में कुछ हुँ, प्रदेशों में 4-6% वोटिंग कम हुई। अरे जी, वाह साहब, गुलाल लगा के नाचना शुरू हो गया। बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित, बड़े बड़े एनालाइजर बैठे हुए हैं कि साहब पहले चरण में तो मामला नहीं जमा बीजेपी का। आप राहुल जरा ये बताइए, पहले चरण में जो भी ये 4 से 6% मतदान कम हुआ है, वो कौन से स्टेट हैं? वो स्टेट है उत्तर प्रदेश, जहां 8 सीटों बराबर, पे था। वो थोड़ा मध्य बराबर। प्रदेश है, वो थोड़ा राजस्थान है। ठीक। हुँ, हुँ, अब जरा एक चीज की तरफ ले चलता हूं आपको, कैसे ये एक बेहद फर्जी नैरेटिव और फ्रॉड नैरेटिव कैसे खड़ा किया जा रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी जी, है। आप जरा देखिए, जब प्रधानमंत्री ने हाउस में कहा कि हमको अकेले 370 सीटें चाहिए और एनडीए को 400 पार। ठीक। बराबर।
बराबर। तो उस समय टीवी चैनलों पर बैठ के कांग्रेसी इकोसिस्टम के जितने भी ज्ञानी विज्ञानी, उन्होंने क्या कहा कि अरे साहब 370 ठीक है, 400 पार भी ठीक है, आप लाएंगे कहां से? यानी ये ठीक बात कह रहे थे, वो अच्छी बात सही कह बात रहे है। थे, यहां तक बराबर। तर्क था, उसके आगे उनका कुतर्क शुरू हुआ। वो इस बिना पे ये कह रहे थे कि 370 आप लाएंगे कहां से, क्योंकि आपका जो फैलाव है जिन हिंदी बेल्ट में, उत्तर भारत में, वहां से जितनी मैक्सिमम सीटें संभव हो सकती थी वो आप ले चुके हैं। वो आप ले चुके हैं, बात भी वहां पे सही है आगे नहीं बढ़ सकते अब। सही बात है। भाई, बात भी सही है। चलिए, अब जरा ये बताइए कि उन्हीं सीट्स में उन्हीं एरियाज में 4 से 6% जो पोलिंग कम हुई है, तब जो तुम ये गुलाल पोत के नाच रहे हो, मैं तुम्हें जरा हकीकत बताता हूं। अब जरा उसको सुने कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग। सबसे हाईएस्ट पोलिंग कहाँ हुई है? त्रिपुरा में। चलिए ठीक है, मान हाँ। लेता हूं कि वहां पर बहुत ज्यादा लोकसभा सीटें नहीं। चलिए चलिए, आराम से समझाते हैं, कांग्रेसियों को समझाना जरा आराम से समझाना। सेकंड हाईएस्ट पोलिंग कहाँ हुई है? वेस्ट बंगाल। ऊंचा मतदान कहाँ रहा है? तमिलनाडु। मजबूत मतदान कहाँ हुआ है? आंध्रा। अब जरा ये बताइए कि अपना वो तर्क कि आपने तो नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम ले चुके हैं, आप बढ़ेंगे कहाँ, कैसे लाएंगे 370? सही बात है। 370 कहाँ से आएगा? इसका मतलब है नए एरिया को एक्सप्लोर करना है बीजेपी को। और वो नई एरियाज कौन सी हैं? जहां अभी तक साउथ वो ज्यादा सीटें नहीं रखती। नहीं मिली है। साउथ, सही बात है। साउथ के राज्य केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में उसको 18 से 30 करना है, 30 से भी ऊपर की कोशिश करनी है। ये एडिशन हो रहे हैं, और अगर वहां मतदान का प्रतिशत इतना ज्यादा हुआ है, तो फिर आपका ही तर्क आपके दूसरे गाल पे जमा के अगर मैं पूछूं, तो भाई साहब बता दो फिर 370 तो आ रही है, क्योंकि नए एरिया एक्सप्लोर हो रहे हैं बीजेपी के लिए। सही बात है। तो इसलिए ये होता क्या है ना कि सुविधाजनक चुनाव ये करते हैं। हकीकत क्या है कि ये 4-6% जो वोट कम हुए हैं, वो ये उसकी एक एक्चुअल जमीनी वजह जो है राहुल, वो ये है कि विपक्ष कहीं जमीन पर लड़ नहीं रहा है। कहीं तो नहीं। उसका जो बिल्कुल सही कोर बोला। वोटर है, उसने कहा कि भैया ऐसा है, इस भरी दोपहरी में हमको नहीं जाना, हमको नहीं लगना है लाइन पे। आएगा तो मोदी ही, तो हम बिना मतलब यार पसीना क्यों बहाएं? तो जो ये 4-6% वोट कम हुए हैं, और चूंकि यूपी बिहार के लोग बाहर माइग्रेशन में जाते हैं, मध्य प्रदेश वाले माइग्रेशन में जाते हैं, तो एक जो उत्साह था कि यार नहीं नहीं, अब की तो अखिलेश भैया को एकदम, आहा, राहुल गांधी को, अरे भाई तुम जमीन पर लड़ ही नहीं रहे हो। फर्स्ट पेज में कैंपेनिंग करने अखिलेश यादव की कितनी रैलियां हुई हैं? कन्नौज में प्रत्याशी तो घोषित हो गया, मतदान, अरे पर्चा भरने की तारीख तो निकल गई, अखिलेश यादव चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं। कन्नौज से क्यों नहीं लड़ रहे चुनाव भैया? बराबर। आजमगढ़ से क्यों नहीं लड़ रहे चुनाव? क्या हुआ बदायूं का? किसको भेज दिया? सही बात अखिलेश है। यादव, जो तुम निकले हो नरेंद्र मोदी को रोकने, तुम हो कहाँ? रोकोगे कैसे? सही बात है। खुद बाथरूम में छुपे रहोगे, और उसके बाद तुम्हारे घर के गेट पे कोई आ गया है और जाके बाथरूम में छुपे रहोगे और कहोगे अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, घर में घुसने नहीं दूंगा। अरे गेट पे आओ, खड़े हो, लीड करो फ्रंट से। सही बात है। जो एक लीड फ्रॉम तो फ्रंट की जो ये एक एबिलिटी फॉल्स होती है वो नैरेटिव है जो मिसिंग है। खड़ा करने का, हाँ, ये एक फॉल्स नैरेटिव जो खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, असफल प्रयास किया जा रहा है। तो अब पूरी तरीके से कांग्रेस पर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो देश की जनता को जवाब दे कि वो किससे संपत्ति लूटेगी, क्योंकि उसने लिख के दिया है, किसी चुनावी सभा में नहीं बोला भाई, तुम्हारा रिटन डॉक्यूमेंट है। सही बात है। और तुम्हारा रिटन डॉक्यूमेंट 24 में ये कह रहा है, और तुम्हारा प्रधानमंत्री 2006 में इस 6 नियत में। को साफ कर चुका है, वो भी नेशनल डेवलपमेंट कमीशन की आधिकारिक बैठक पे। सही बात है। बिल्कुल सही है सर। आपने बड़ी एक बहुत बेहद सरल भाषा में और इस चीज़ को बताया, समझाया, और आई एम श्योर जिन भी लोगों को थोड़ा-सा भी अगर कोई इसमें शक या शुबा होगा, डाउट होगा, उनके वो सारे जो हैं वो जाले आज साफ हो गए होंगे।
आज आपने आपके बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और इन चीज़ों को इतने बारीकी से बताया, इसके लिए आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है इस चुनावी मौसम में कुछ न कुछ बातें होती रहेंगी और उसी के सिलसिले में आपसे फिर मुलाकात होगी और एक डिटेल में चर्चा होगी। तो आज आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद।